नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में पड़ने वाले प्रमुख पठारों की। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ थीं, जिनमें मुख्य रूप से हमने मध्य क्षेत्र में पड़ने वाली जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ थीं उनकी चर्चा की थी, जिनमें हमने पढ़ा था अरावली श्रृंखला को, गुजरात में गिरनार श्रृंखला को, इसके अतिरिक्त मध्य भारत में पड़ने वाली विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता श्रृंखला को। इनका हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। इनको पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम मध्य भारत में जो उच्च भूमियाँ हैं, जिन्हें हम सामान्य रूप से पठार कहते हैं, उनका अध्ययन अब हम करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। तो इन पठारों में, जैसे कि मैंने आपको पठार की जो है परिभाषा बताई थी कि पठार आखिरकार क्या होते हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पठार क्या है। तो पठार में हमने डिस्कस किया था कि पठार जो है विद्यार्थियों, समुद्र तल से 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले भूखंड होते हैं। धरती पर मौजूद ऐसे स्थलखंड जिनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर के आसपास हो, उन्हें हम पठार कहते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम भारत के कुछ प्रमुख पठारों की चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहला पठार है विद्यार्थियों मालवा का पठार। सबसे पहला पठार जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा के पठार की यदि बात की जाए तो मालवा का पठार जो है, इस मैप पे अगर हम देखें तो ये जो आपको रेड कलर में जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यही है विद्यार्थियों मालवा का पठार। इस मैप पर ये जो लाल कलर में आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, यही है मालवा का पठार। मालवा का पठार मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में फैला हुआ है। मालवा का पठार मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में फैला हुआ है। मालवा के पठार के, ये मालवा का पठार है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में, इस दिशा में, मालवा पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में आपको अरावली श्रृंखला दिखाई देती है, ये अरावली है। और मालवा पठार के पश्चिम दिशा में आपको थार का मरुस्थल दिखाई देता है। मालवा पठार के पश्चिम दिशा में आपको थार का मरुस्थल मिलता है, जबकि उत्तर पश्चिम दिशा में आपको अरावली की श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। यदि हम मालवा पठार की बात करें कि मालवा का पठार का निर्माण किन प्रकार की चट्टानों से या किन प्रकार के शैलों से मिलकर हुआ है, तो मैं स्पष्ट कर दूं, मालवा का जो पठार है ये मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, आग्नेय शैलों से निर्मित है। और आग्नेय शैलों में भी यह मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ध्यान रखेंगे, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है मालवा का पठार। चूंकि मालवा का पठार जो है आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, तो आग्नेय चट्टानों का अपकर्षण होने पर, आग्नेय चट्टानों का अपकर्षण यानी घिसावट होने पर जिस मिट्टी का निर्माण होता है, उस मिट्टी को हम कहते हैं काली मिट्टी। तो ध्यान रखेंगे, मालवा का जो पठार है वो आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होने की वजह से मालवा के पठार पर काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल यहाँ पाई जाती है। विद्यार्थियों, मालवा का पठार कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि मालवा के पठार के समीप से ही, मालवा के पठार के समीप से ही दो प्रमुख नदियां यहां से निकलती हैं और जाकर के यमुना में मिल जाती हैं। बाद में यमुना गंगा में मिल जाती है। तो ये दोनों की दोनों नदियां काफी महत्वपूर्ण हैं। यदि इन नदियों की बात की जाए तो ये नदी हैं चंबल और बेतवा। ये जो आप देख रहे हैं ये है चंबल नदी और इसके आगे वाली नदी है बेतवा। हालांकि
इस पठार से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है काली सिंध, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये दोनों हैं। तो मालवा के पठार से होकर ही विद्यार्थियों चंबल और बेतवा जैसी नदियां निकलती हैं। यदि हम चंबल नदी की बात करें, अच्छा इन नदियों की स्थिति को अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि चंबल और बेतवा जैसी नदियां मालवा पठार के पूर्वी हिस्से से होकर के गुजरती हैं। विद्यार्थियों इसमें जो चंबल नदी है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चंबल नदी इसलिए महत्वपूर्ण है कि चंबल नदी को हम भारत की स्वच्छतम नदियों में गिनते हैं। भारत की गंदी जो नदियां हैं उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। ज़्यादातर नदियां जो है प्रदूषित ही हैं, पॉल्यूटेड ही हैं, उनका वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। लेकिन अगर बात की जाए साफ नदियों की तो साफ नदियों में चंबल एक विशेष स्थान रखती है। प्रश्न उठता है कि आखिरकार चंबल साफ क्यों है? तो विद्यार्थियों चंबल साफ इसलिए है कि चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है जहाँ से होकर के ये बहकर जाती है उसके किनारे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। चंबल के किनारे कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र नहीं है इसलिए चंबल में किसी भी प्रकार का केमिकल या औद्योगिक अवशिष्ट इस नदी में नहीं जाते हैं। क्योंकि किसी प्रकार का कोई केमिकल युक्त पानी फैक्ट्रियों का इस नदी में नहीं जाता है इसलिए ये नदी साफ है। विद्यार्थियों प्रश्न ये भी उठता है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं हैं? तो विद्यार्थियों फैक्ट्रियाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि चंबल जिस इलाके से होकर गुजरती है उसे बीहड़ कहा जाता है और बीहड़ फेमस है अपने डाकुओं के लिए। चंबल के डाकू किसी समय में बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ करते थे और चंबल का इलाका डाकुओं के छिपने की सर्वश्रेष्ठ जगह हुआ करती थी। विद्यार्थियों आज के समय में डाकू तो नहीं रहे लेकिन हाँ चंबल नदी का बीहड़ आज भी जीवित है। बीहड़ क्या होता है? बीहड़ विद्यार्थियों ऐसी जगह होती है जहाँ पर खेती कर पाना संभव ना हो। विद्यार्थियों चंबल नदी जो है इस पूरे बीहड़ का निर्माण करती है और एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में या भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र अवनलिका अपर्दन की समस्या से ग्रसित है? अवनलिका अपर्दन, ज़्यादातर नदियाँ अपर्दन करती हैं। अपर्दन मतलब जिस रास्ते से होकर के गुजरती हैं उसे काटती हैं। लेकिन चंबल की बात की जाए तो चंबल नदी जो है काफ़ी बड़े मात्रा में अपर्दन करती है और इस अपर्दन को जो नाम दिया जाता है वो है अवनलिका अपर्दन। चंबल में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको जो इलाका दिखेगा वहाँ पर क्या होगा, कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे रेत के टीले होंगे और कहीं बिल्कुल बहुत गहरे गहरे गड्ढे होंगे। ऊंचे टीले गहरे गड्ढे, ऊंचे टीले गहरे गड्ढे, इस तरीके से जो है संरचना रहती है चंबल के बीहड़ों की। और इन्हीं संरचनाओं में जो गहरी घाटियाँ होती हैं उन्हीं में डाकू जो है शरण लिए रहते हैं। और ये घाटियाँ जो हैं कैसे बनी हैं? तो ये घाटियाँ जो हैं अपर्दन के कारण बनी हैं और इन घाटियों को चंबल नदी ने ही बनाया है, ध्यान रखेंगे। तो चंबल नदी जो है मालवा के पठार से होकर के गुजरती है इसके पूर्वी हिस्से से। चंबल नदी एक चीज़ के लिए और फेमस है और वो है घड़ियाल प्रजनन केंद्र। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सी नदी है जो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है या घड़ियाल नदी के नाम से जानी जाती है, तो आप जवाब देंगे वो नदी है विद्यार्थियों चंबल। तो इस तरीके से हमने जाना कि मालवा पठार की स्थिति क्या है। यदि मालवा पठार के ढाल की बात की जाए, मालवा पठार का ढाल किस तरफ है, तो विद्यार्थियों मालवा पठार का ढाल है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी इस तरीके से जो है झुका हुआ है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ बनाने का प्रयास करूँ तो इस तरीके से जो है इस तरफ ढाल है। अब इस तरफ ढाल है इसीलिए नदियाँ जो है आप देखोगे कि यहाँ से जितनी भी नदियाँ होंगी वो इधर ही जाएंगी, इसीलिए ढाल इधर होने के कारण नदियाँ जो हैं गंगा की तरफ उन्मुख हो जाती हैं। और चाहे हम बात करें चंबल की या बात करें बेतवा की, ये दोनों ही नदियाँ आगे जाकर के यमुना में मिल जाती हैं। चंबल इटावा के निकट जो है यमुना में मिल जाती है
और यमुना जो है आगे जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो इसका ढाल आप याद रखेंगे, मालवा पठार का ढाल है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर। तो ये हमने जानकारी ली मालवा पठार के संदर्भ में। मालवा पठार से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, मालवा पठार से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो मालवा पठार का पूर्वी विस्तार, मालवा पठार का पूर्वी विस्तार, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये वाला, इस पठारी इलाके को कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। इस पठारी इलाके को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इस पठारी इलाके को हम बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। बुंदेलखंड पठार है ये। मालवा पठार का पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड या बघेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। ये जो पठार है इसे हम बुंदेलखंड भी कहते हैं और बघेलखंड भी कहते हैं। बघेल, उत्तर प्रदेश में बघेल एक जाति भी होती है, मुख्य रूप से गड़हरिया, तो उसी के नाम पर है यहाँ पर ये बघेलखंड। तो चाहे तो आप इसे बुंदेलखंड कह लो, चाहे आप इसे बघेलखंड कह लो। और बुंदेलखंड विस्तार है मालवा का पूर्वी। यदि हम देखें, जैसे हमने देखा कि मालवा का पठार जो है वो एमपी और राजस्थान में है, उसी प्रकार से जो बुंदेलखंड का पठार है इसका विस्तार यूपी और एमपी में है। तो बुंदेलखंड विस्तार का, जो बुंदेलखंड पठार है इसका विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। यूपी स्पेशल में आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए बुंदेलखंड पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुंदेलखंड पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में है। ध्यान रखेंगे, टोटल बुंदेलखंड पठार 13 जिलों में है, जिसमें 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं और 6 जिले मध्य प्रदेश के हैं। यदि हम ये देखें कि वो कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और बुंदेलखंड पठार में आते हैं, तो वो हैं जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है, और हमीरपुर। तो ये जो है आपके 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित होते हैं। ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, बुंदेलखंड पठार जो है मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का बना हुआ है। ग्रेनाइट और नीस, यानी हम ये कह सकते हैं कि बुंदेलखंड पठार जो है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय और रूपांतरित कौन कौन सी चट्टानें हैं? तो चट्टानें हैं ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित होने के कारण बुंदेलखंड पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वो है लाल। ध्यान रखेंगे, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जा रही थी, वहीं बुंदेलखंड के पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये लाल मिट्टी मुख्य रूप से जो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरा, इनके लिए काफ़ी उपयुक्त है। वहीं काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि बुंदेलखंड पठार में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। और विद्यार्थियों, इस क्षेत्र से बुंदेलखंड पठार से होकर के जो नदी बहती है वो है केन। ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ बनाया नहीं है लेकिन आप यह ध्यान रखेंगे, बुंदेलखंड पठार से होकर के जो नदी बहती है वो है केन, जिसका विस्तार आपको भारत जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो दक्षिणी जिले हैं, जैसे आपका ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया, इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो केन जो नदी है विद्यार्थियों वो इसी बुंदेलखंड पठार से होकर के जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को।
बुंदेलखंड पठार से जब आप आगे बढ़ोगे तो ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं ये विद्यार्थियों, लेकिन एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। और अगर आपको इनकी लोकेशन या इनकी सामान्य विशेषताएं नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मालवा का पठार, मालवा के पठार के बाद हमने पढ़ा बुंदेलखंड का पठार, और बुंदेलखंड के पठार के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये है छोटा नागपुर का पठार। आपने इसका नाम तो स्पष्ट रूप से सुना ही होगा, छोटा नागपुर पठार। अब एक नागपुर हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, इधर महाराष्ट्र में भी एक नागपुर है जहां पर हेडक्वार्टर है आरएसएस का, नागपुर। और दूसरा नागपुर हमें देखने को मिलता है पठार के रूप में, ध्यान रखेंगे। तो ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है वो जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसका पूर्वी विस्तार है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी विस्तार जो है पठार के रूप में, उसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। विद्यार्थियों, छोटा नागपुर का जो पठार है वो सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। खनिज, छोटा नागपुर का जो पठार है ये सर्वाधिक खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। खनिज पदार्थों में भी यदि हम देखें तो कोयला के लिए ये इलाका बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा कोयला हो गया, लोहा हो गया, पेट्रोलियम तो खैर यहाँ से नहीं निकलता है, कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है और कुछ मात्रा में यूरेनियम। झारखंड में यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा में, ठीक है। तो वहाँ ये भी जो है खनिज इस इलाके से प्राप्त होते हैं। तो मुख्य रूप से जो छोटा नागपुर का पठार है वो सबसे ज़्यादा फेमस है अपने खनिज पदार्थों के लिए। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो छोटा नागपुर के उत्तर दिशा में, छोटा नागपुर के उत्तर दिशा में आप देखोगे मैप पर तो छोटा नागपुर के उत्तर दिशा में ये जो आपको पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं ये पहाड़ी हैं राजमहल की। छोटा नागपुर के उत्तर की दिशा में राजमहल की पहाड़ियां हैं। छोटा नागपुर फेमस है अपने खनिज पदार्थों के लिए। और अगर आप ध्यान दोगे तो छोटा नागपुर के बीच से होकर के एक नदी गुजर रही है। छोटा नागपुर के बीच से होकर के एक नदी गुजर रही है और इस नदी का नाम है विद्यार्थियों दामोदर नदी। ये नदी कौन सी है? ये नदी है दामोदर नदी। अब दामोदर नदी जो है इस पूरे के पूरे छोटा नागपुर के पठार को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा उत्तरी पठार, एक हिस्सा दक्षिणी पठार। उत्तरी पठारी हिस्से को, छोटा नागपुर के उत्तरी पठारी हिस्से को हजारीबाग पठार कहा जाता है और दक्षिणी हिस्से को रांची पठार कहा जाता है। विद्यार्थियों, उत्तरी एवं दक्षिणी पठार को बीच में से विभाजित करने के कारण दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ध्यान रखेंगे, दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार के भ्रंश से होकर के गुजरती है, भ्रंश। और ये 2019 के पीसीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हालांकि हम इसकी चर्चा एक बार कर चुके हैं, तो मैंने आपको जो है तब भी बताया था और अब भी मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। 2 के बारे में सब जानते हैं, नर्मदा और ताप्ती, और तीसरी है हमारी दामोदर। ध्यान रखेंगे, तो दामोदर जो है वो छोटा नागपुर पठार के भ्रंश से होकर के बहती है और यही दामोदर घाटी जो है कोयला पट्टी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अतिरिक्त छोटा नागपुर पठार से एक नदी और बहती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। ध्यान रखेंगे, दामोदर नदी जो है एक कार्य के लिए और कुख्यात थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि दामोदर नदी में पहले बहुत बाढ़ आया करती थी जब इतने ज़्यादा बांध नहीं बने थे उस समय पे।
तो उस समय में दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहकर पुकारते थे, बट अब स्थिति जो है बदल चुकी है। तो इस नाम से भी कुख्यात है दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर के पठार से होकर के बहती है। और ये ध्यान रखना कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में है राजमहल की पहाड़ियाँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा चुकी हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो झारखंड राज्य में अवस्थित हैं राजमहल की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर पठार के उत्तर में है। छोटा नागपुर के पठार से यदि हम और आगे बढ़ें तो ये जो पठारी इलाका आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि ये मैप मैंने केवल दक्षिण भारत तक ही बनाया, ये जो है ये मेघालय है, ध्यान रखेंगे, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये है मेघालय, और मेघालय में ये जो पठारी इलाका आपको दिखाई दे रहा है, मेघालय में ये जो पठारी इलाका आपको दिखाई दे रहा है, मेघालय के इस पठारी इलाके को हम मेघालय का पठार या कार्बी आंगलोंग का पठार भी कहकर पुकारते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखा जाएगा कि ये जो पठार है इसको हम मेघालय का पठार या कार्बी आंगलोंग का पठार कहकर पुकारते हैं इस हिस्से को। और विद्यार्थियों, ये जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा था। ठीक है, ये जो पठार है, यानी ये जो पठार आप देखते चले आ रहे हैं, किसी समय में ये इससे जुड़ा हुआ था, ये इसी का विस्तृत रूप है जो यहाँ पहुँच गया है। लेकिन प्राचीन काल में ये जो दोनों पठारी हिस्से हैं ये अलग हो गए। अलग कैसे हो गए? तो अलग इस तरीके से हो गए कि इस पूरी प्लेट में जहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय का पठार आपस में जुड़े हुए थे, इसके बीच वाली प्लेट में भ्रंशन हो गया, ये प्लेट नीचे धंस गई, ये इलाके वाली प्लेट जो है नीचे धंस गई, और इस प्लेट के नीचे धंसने के कारण एक गैप बन गया। गैप मतलब इस तरीके से, एक पहले तो एक प्लेट ये पूरी थी, फिर क्या हुआ, बीच में से ये नीचे धंस गई। ठीक है, तो इस तरीके की स्थिति हो गई। अब तो ये क्या बन गया, ये है गैप। गैप मतलब खाली स्थान सामान्य रूप से। तो एक गैप का निर्माण हुआ। ठीक है, एक गैप का निर्माण हुआ। इस गैप के पश्चिम दिशा की ओर था प्रायद्वीपीय पठार और गैप के पूर्वी दिशा की ओर बन गया मेघालय पठार। मेघालय पठार या हम इसे कार्बी आंगलोंग का पठार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गैप बना, कहां बना, प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय पठार या कार्बी आंगलोंग के पठार के बीच में ये हिस्सा जो है नीचे धंस गया। इसके नीचे धंसने की वजह से एक गैप का निर्माण हुआ और इस गैप को, ये जो गैप बना है, इस गैप को हम कहते हैं मालदा गैप। ध्यान रखना, मालदा गैप। मालदा गैप, मालदा गैप किस किस के बीच में है, प्रायद्वीपीय पठार और कार्बी आंगलोंग या मेघालय पठार के बीच में। ठीक है, इस गैप में क्या हुआ, ये गैप जो बना है, इस गैप को भर दिया गया भविष्य में गंगा और गंगा की एक अन्य सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। ठीक है, और यही हिस्सा जो है आज हमें मुख्य रूप से बांग्लादेश के रूप में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर गैप बना। गैप क्यों बना, क्योंकि ये इलाका धंस गया नीचे, खाली स्थान आ गया। ठीक है, इस खाली स्थान ने क्या किया, प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय पठार को अलग कर दिया। बीच में जो गैप बना, जो खाली स्थान बना, इस खाली स्थान को गंगा और ब्रह्मपुत्र ने अपने साथ बहाकर लाई जलोढ़ मिट्टी से भर दिया और यही खाली स्थान, यही गैप आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। इसको बांग्लादेश के रूप में ये आपका विकसित हुआ। अब चूंकि आप देखोगे कि बांग्लादेश जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी इस गैप में जमा हुई उस वजह से बना। इसी वजह से बांग्लादेश में कोई पहाड़ नहीं है, बांग्लादेश में आपको कोई पहाड़ नहीं मिलेगा। और इसी वजह से, क्योंकि बांग्लादेश बना है मिट्टियों से, जलोढ़ मिट्टी से, इसलिए बांग्लादेश की जमीन जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। उपजाऊ तो होगी ही, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है और यहाँ तो पूरा का पूरा बांग्लादेश ही नदियों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नदियों का देश बांग्लादेश को इसीलिए कहा जाता है।
तो ये जो आप देख रहे हैं ये है मेघालय का पठार, और मेघालय के पठार को मालदा गैप ने प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अलग कर दिया, भ्रंशन हो गया। विद्यार्थियों, इसी मेघालय के पठार पर 3 प्रसिद्ध पर्वत चोटियां हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनके नाम है गारो, खासी और जैंतिया। मैंने आपको बताया था कि खासी नामक पहाड़ियों पर ही अवस्थित है प्रसिद्ध मासिनराम, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है। वो तीनों पहाड़ियाँ इसी मेघालय के पठार पर ही अवस्थित हैं। ठीक है, तो हमने मालवा का पठार पढ़ा, बुंदेलखंड का पठार पढ़ा, छोटा नागपुर और मेघालय या कार्बी आंगलांग का पठार। अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, और ये जो पठारी इलाका आपको दिख रहा है ये है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, ये जो है विद्यार्थियों दंडकारण्य का पठार है। और दंडकारण्य पठार से एकमात्र जो प्रश्न आपसे पूछ लेता है, या इससे जो अधिकतम प्रश्न बन सकते हैं वो 2 हैं। पहला प्रश्न कि दंडकारण्य का पठार कहाँ स्थित है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो यही है कि ये कहाँ है। बस आपसे पेपर में अगर इससे कोई सवाल आता है तो इसकी लोकेशन को लेकर ही आता है कि ये कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 राज्यों में विस्तृत है दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़, सेकंड नंबर ओडिशा, और थर्ड नंबर आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, दंडकारण्य का पठार जो है वो 3 राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, 3 राज्यों में, ऊपर छत्तीसगढ़, इधर ओडिशा और नीचे की ओर आंध्र प्रदेश। तो 3 राज्यों में विस्तृत है दंडकारण्य का पठार। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये कहां है। बस लोकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपसे कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो ये आज हमने सामान्य रूप से भारत के कुछ महत्वपूर्ण पठारों की चर्चा की। उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कमेंट करके कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।